तो लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। अब हम यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसी टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। तो इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स किसी सेम पॉइंट पे आके स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। जब दो आइडेंटिकल वेव्स सेम पार्टिकल पे आके या सेम पॉइंट पे आके स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल वेव्स सेम पॉइंट पे स्ट्राइक हो जाते हैं, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस में हमने फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात की थी, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद आपको मैंने कहा था कि इसका अगर हमने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड के फाइंड करने के लिए हमें एक कंसेप्ट जो है वो पता होनी चाहिए, वो कंसेप्ट था फेज डिफरेंस का, ठीक है। तो फेज डिफरेंस का भी आपको मैंने बता दिया था कि फेज डिफरेंस जो है वो क्या होती है। ये मतलब दोनों दोनों वेव जो है वो डिफरेंट दोनों वेव जो है वो डिफरेंट पाथ जो है वो कवर कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट की जो पाथ है वो x1 है, दूसरी की जो पाथ है x2 है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड वेव ने जो है उसने फर्स्ट वेव से ज़्यादा पाथ कवर की थी, ठीक है। तो इसमें इस वजह से इस वजह से पाथ डिफरेंस आ गया था, और उस पाथ डिफरेंस की वजह से उन दोनों वेव्स के फेज में जो है वो भी डिफरेंस आ गई थी, ठीक है। उनकी जो फेज है वो भी डिफर हो गई थी। तो हमने देखा था कि पाथ डिफरेंस की फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस में हो, अगर किसी वेव में पाथ डिफरेंस होगा तो उनमें फेज डिफरेंस जो है वो भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये बात भी हमने देखी थी कि फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस था, और पाई जो है वो क्या था, फेज डिफरेंस था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे पाथ डिफरेंस होगा तो वहाँ पे फेज डिफरेंस भी होगी, ठीक है। अगर किसी जगह पे पाथ डिफरेंस होगा तो वहाँ पे फेज डिफरेंस भी होगी। तो ये भी आपने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस जो है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है, पाथ डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उन दोनों वेव्स के फेज में जो है वो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो उस वो डिफरेंस जो है वो किस चीज़ की वजह से आ रहा था, पाथ डिफरेंस की वजह से। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ ली थी। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने कहा था कि अगर हमने इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, उस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब उस पे दो वेव्स जो है वो स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, दो लाइट वेव्स उस पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, तो उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, ठीक है। तो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड करना था। उसके लिए हमने फेज डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो फाइंड करेंगे कि उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से पहले हमें ये समझना था कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि उस पार्टिकल का, जब उस पार्टिकल पे दो लाइट वेव्स जो है वो स्ट्राइक होते हैं, तो उस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा। तो उस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम किस तरह से फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इस लॉ के बारे में आपको पता होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा ये चीज, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे कि हमारे पास दो फेज आ रहे थे, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट वेव था, जो फर्स्ट फेज थी उसकी जो इक्वेशन थी, फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन थी, जब वो पार्टिकल के जाके स्ट्राइक हुई थी, जो फर्स्ट फेज थी, ठीक है। फर्स्ट फेज हमारे पास क्या थी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है। और जो सेकंड थी वो क्या थी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक है। तो इनमें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो इस वजह से यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो आ रहा था, ठीक है। इस चीज को हमने क्या बोला था, फेज डिफरेंस, ठीक है। और फेज डिफरेंस जो है वो इक्वल था पाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मैंने क्या कहा था कि ये जो है ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला इससे बड़ा होगा, इसलिए हम इससे इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो आया था, ठीक है। तो ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ में अगर हमने एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है कि हमारे पास जो छोटा फेज है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड को हम एक्स एक्सिस पर ड्रा कर देंगे, ठीक है। हमारे पास छोटा फेज कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम एक्स एक्सिस पर ड्रा कर देंगे, ये हमारे पास है, ये होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, जो छोटा फेज है इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, a1, ठीक है। तो a1 को हम एक्स एक्सिस पर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, यहाँ पे है ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, मतलब इन दोनों के फेज में डिफर आ गई है, ठीक है। मतलब दोनों की फेज जो है वो डिफरेंस हो गई है, ठीक है। तो इन दोनों के
फेज में कितना डिफरेंस था वो हमने फाइंड किया था, फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। मतलब क्या है कि इन दोनों के फेज में फाई जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है, पाई, ठीक है। और उसको हमने क्या कहा था, पाई पाथ फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों के फेज में डिफरेंस कितना होगा, पाई डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। A1 को हमने जो छोटा फेज था उसको हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि इन दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, पाई का, ठीक है। इन दोनों के फेज में जो डिफरेंस है वो कितना है, पाई डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A2 को पाई एंगल पे जाके ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो A2 को हम पाई एंगल पे जाके ड्रा कर लेंगे, ये इसके साथ पाई एंगल पे होगा, ठीक हो गया। तो ये A2 जो है ये A1 से कितना आगे है, पाई एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इन दोनों पे फेज डिफरेंस कितनी है, पाई की, ठीक है। तो ये A2 A1 से कितना आगे होगा, पाई पे, ठीक है। तो हमने पाई एंगल पे जाके यहाँ पे A2 को ड्रा कर दिया, ठीक है, हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक हम क्या करते हैं पैरेललोग्राम लॉ में कि इन दो इसके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है, ये A1 एम्पलीट्यूड है, ये A2 एम्पलीट्यूड है, ये फर्स्ट वेव की एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड वेव की एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इन दोनों एम्पलीट्यूड का क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। वेक्टर सम हम क्या करते हैं, इसका जो वेक्टर सम होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर सम है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड कर दिए, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आर से, ठीक है। फर्स्ट एम्पलीट्यूड A1 है जिसकी फेज कम है, ठीक है। और जो ये इन दोनों में फेज डिफरेंस होगा, उन दोनों वेव्स की जो फेज डिफरेंस थी वो क्या थी, पाई, ठीक है। तो पाई एंगल पे जाके मैंने A2 को ड्रा किया, ठीक है। ये A2 जो है ये A1 से कितना आगे है, पाई एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने A2 ड्रा कर दिया। फिर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम पैरेललोग्राम लॉ से डिराइव करेंगे, इससे 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 इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस चीज से करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या कहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, इन दोनों के वेक्टर सम का, ठीक है। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, अगर हमने इस यहाँ पे इस चीज को फाइंड करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, तो हम क्या करते हैं, ए आर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस तरह लिखते हैं, ए आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ में, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये एम्पलीट्यूड ड्रा कर दी, ये एम्पलीट्यूड ड्रा कर दी पाई एंगल पे, ठीक है। फिर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए था, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो ये होगा, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस तरह लिखते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस तरह लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ए आर यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ए आर का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आर यहाँ पे रिजल्टेंट, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम फाइंड करेंगे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पाई का, ठीक है। तो कॉस पाई, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया है वो क्या होगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। तो आपको मैंने क्या कहा था कि हमने पार्टिकल की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, फेज डिफरेंस को समझ लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर ली फेज डिफरेंस से। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये थी फर्स्ट वेव की, सेकंड की जो ये थी वो ये, सेकंड की जो वेव की इक्वेशन थी ये थी, ठीक है। दोनों में फेज डिफरेंस, दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो हमने जो छोटा हमने लिया, ठीक है, जिसका फेज छोटा है उसको हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दिया, ठीक है। और ये आप देखें कि ये फेज जो है ये A2 इससे कितना आगे है,
पाई एंगल पे दोनों में फेस डिफरेंस क्या है, पाई एंगल की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये A2 A1 से पाई एंगल आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाई एंगल पे जाके A2 को ड्रा कर दिया क्योंकि इन दोनों में फेस डिफरेंस जो है वो पाई की है। फिर हमें पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड करना था, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक किस तरह लिखेंगे, AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 cos, और यहाँ पे इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना है, पाई, ठीक है। तो AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2 A1 A2 cos पाई इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। पार्टिकल का हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल जो है उसकी SHM की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट की SHM की इक्वेशन तो A1 sin ओमेगा टी प्लस के x1 थी, ठीक है। ये वेव की इक्वेशन थी, ठीक है। उसकी फर्स्ट वेव की इक्वेशन जो थी वो क्या थी, A1 sin ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है। और सेकंड वेव की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, A2 sin ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल क्या करेगा, जब पार्टिकल पे दोनों वेव जो है वो आके स्ट्राइक हो जाएंगे, ठीक है। दोनों लाइट वेव जब पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो जाएंगे तो वो पार्टिकल क्या स्टार्ट कर लेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक है। तो उस SHM का इक्वेशन क्या होगा, उस SHM की इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। जब पार्टिकल SHM स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, जब पार्टिकल पे दो लाइट वेव्स आके स्ट्राइक होंगी तो वो पार्टिकल क्या स्टार्ट कर लेगा, SHM स्टार्ट कर लेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर लेगा। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। उस पार्टिकल जो पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है, जब उस पार्टिकल पे दो लाइट वेव्स आके स्ट्राइक होगी, ठीक है, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो उस पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो उस पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस तरह लिखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन को, ठीक है। पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस तरह लिखेंगे, रिजल्टेंट वाई आर इज इक्वल टू, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जो हमारे हम वहाँ पे क्या लिखते थे, A1 sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई आर, क्योंकि हमने रिजल्टेंट जो हमारे पास पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है वो क्या होगी, वो होगी वाई आर इज इक्वल टू, वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड लिखे थे A1 और A2। अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AR साइन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखे थे, A1 साइन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि हम पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो पार्टिकल की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को भी हमने फाइंड कर दिया, वो क्या था, AR, ठीक है। तो वाई आर इज इक्वल टू AR साइन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई आर इज इक्वल टू AR साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ पे इसके साथ तीसरा टर्म भी आएगा। वो तीसरा टर्म क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, वो डायग्राम आपको फिर से ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास A1 था, ठीक है, ये था A2 पाई एंगल पे, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट था AR, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे हम क्या लिखते थे, A1 साइन ओमेगा टी के एक्स A1, ठीक है। A1 साइन ओमेगा टी, वहाँ पे हम क्या लिखे थे, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम इस रिजल्टेंट के लिए, मतलब इसके जो सिंपल, यहाँ पे आप देखें ये पार्टिकल जो है ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। तो ये इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गई पार्टिकल की। अब ये इस पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होगी जब ये SHM करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, A1 और AR इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, वो कितना एंगल है, उस एंगल को हम मान लेते हैं कि वो जो डिफरेंस है वो कितना है, थीटा है। मतलब ये AR जो है ये A1 से, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो A1 एम्पलीट्यूड से कितना आगे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। इन दोनों के दरमियान A1 और A2 के दरमियान जो डिफरेंस था वो पाई का था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि AR और A1 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, तो हम मान लेते हैं कि वो डिफरेंस जो है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इसके साथ थीटा लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे A1 और AR जो है ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में थीटा एंगल का डिफरेंस है, ठीक है। AR जो है वो A1 से थीटा एंगल पे आगे है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आएगी, एसएचएम की इक्वेशन आएगी पार्टिकल की, वो क्या होगी, वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 से कितना आगे है, हम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 से थीटा एंगल पे आगे है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होगी पार्टिकल के लिए। पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होगी, वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट में क्या किया था कि जब दो लाइट जब ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, जब दो सोर्सेज से लाइट निकल रही है, लाइट वेव जब वो ट्रेवल कर रहे हैं और एक पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रही है, तो उनकी जो ओमेगा थी, वो ओमेगा क्या थी उनकी, सेम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ओमेगा जो है वो सेम थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ की बात करेंगे और इस चीज़ की बात हम किस कहाँ पे करते हैं, इसकी बात हम कोहेरेंट सोर्स में करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। अब हम देखते हैं कि कोहेरेंट सोर्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि जब दो लाइट वेव्स जब पार्टिकल पे स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने उनका जो इक्वेशन लिखा था उसमें एक टर्म था ओमेगा। ठीक है, वो ओमेगा आपको मैंने कहा था कि इन दोनों वेव्स की जो ओमेगा है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो उस कोहेरेंट सोर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है। कोहेरेंट का मतलब यह है कि उनकी जो ओमेगा होगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो फेज जो सॉरी, अच्छा कोहेरेंट सोर्स को छोड़ देते हैं, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस उसी की बात करते हैं, तो उसमें ये कोहेरेंट सोर्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मतलब कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोहेरेंट सोर्स जो है वो खुद आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये टॉपिक छोड़ा नहीं है कि मतलब कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो उसमें कोहेरेंट सोर्स है वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन जो है वो क्या होंगे, तो इसमें की सबसे पहले जो कंडीशन है वो है द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, इंटरफेरेंस तो आप समझ गए होंगे ना कि जब दो लाइट वेव्स एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होते हैं तो वहाँ पे जो फेनोमेना होता है उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि उस इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होंगे, वो इंटरफेरेंस कब होगा, उसके लिए कंडीशंस क्या होंगे। ठीक है, कि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो वहाँ पे इंटरफेरेंस के पैटर्न जो है वो नहीं होगा। ठीक है, या इंटरफेरेंस का फेनोमेना जो है वो वहाँ पे नहीं होगा अगर ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस क्या है, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, कि सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होंगे। ठीक है, तो अब कोहेरेंट का मतलब क्या है, दे मस्ट कोहेरेंट का मतलब ये है कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, मतलब ये है कि जो सोर्सेज आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो कोहेरेंट का मतलब क्या है कि वो जब वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, जो आप दो लाइट सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों लाइट सोर्सेज की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उन वेव्स की जो फेज डिफरेंस होगी वो फेज डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोर्स है, ठीक है, ये वो कुछ लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कुछ वेव्स जो है उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, उसकी जो फेज है वो क्या है,
phi 1, ठीक है। दूसरी एक वेव है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी एक लाइट सोर्स है, उसमें से वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है। उसकी जो फेज है वो क्या है, phi 2, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों का फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस आप किस तरह फाइंड करेंगे, डेल पाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। तो अब आप देखें ये क्या है, ये इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी टाइम चले जाएं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वेव्स के किसी भी पार्टिकल पे आप चले जाए, किसी भी पॉइंट पे चले जाए किसी भी टाइम पे, तो वहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है, यहाँ पे जो फेज, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। तो कोहेरेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उन वेव्स की जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस में आता है। तो क्या कहा मैंने, आपको समझ आ गई, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है इंटरफेरेंस की, सबसे पहले जो कंडीशन है इंटरफेरेंस की वो है द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, कि आप जो सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है कि वो जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, दे मस्ट प्रोड्यूस वेव्स ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि वो जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही है उन वेव्स की जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आनी चाहिए, वो वेरी नहीं होनी चाहिए। जो फेज डिफरेंस बन रहा है उन वेव्स की वजह से वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है कोहेरेंट, ठीक है। दे मस्ट प्रोड्यूस वेव्स ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो आप सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस सोर्स में से जो वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो जब फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या है, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, कि सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए, जो आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। तो कोहेरेंट का मतलब क्या है कि दे मस्ट प्रोड्यूस वेव्स ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कि ये जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, वो जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे उन वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है, आपको मैं वो एग्जांपल फिर से समझा देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है। वो लाइट सोर्स कुछ वेव्स प्रोड्यूस कर रही है ये, ठीक है। तो इसका जो फेज है वो क्या है, फॉर एग्जांपल phi 1, ठीक है। एक दूसरा लाइट सोर्स है वो भी वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। इसका जो फेज है वो क्या है, phi 2, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का फेज डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो इनिशियली इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा डेल पाई इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। तो इनका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल पाई इज इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1, ठीक है। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी टाइम पे किसी भी पार्टिकल पे चला जाऊँ, किसी भी टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे इस पॉइंट पे आ जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट का फेज डिफरेंस फाइंड करूंगा इस टाइम पे, तो ये फेज डिफरेंस अब भी ये होना चाहिए इस पॉइंट पे इसी टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उन वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे और किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो फेज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे कोहेरेंट, ठीक है। तो द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, कि आप जो लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। मतलब ये है कि वो लाइट सोर्सेज जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, तो उन वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट, ठीक है। तो द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनकी जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस हमेशा किसी भी टाइम पे आप उसको फाइंड कर लें तो वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो सोर्सेज यूज कर रहे हैं उन सोर्सेज, वो सोर्सेज क्या होने चाहिए, कोहेरेंट जो होने चाहिए, मतलब उनकी जो फेज डिफरेंस है उन सोर्सेज की, ठीक है, जो आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं उन लाइट सोर्स की जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है, कि फेज डिफरेंस जो है ये कोहेरेंट जो है, मतलब यहाँ पे कोहेरेंट का मतलब क्या है कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए, इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ भी कर लेते हैं। उसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे, आपको कंडीशन याद होगी जब आपने लाइट जो है वो फॉल स्ट्राइक की, ठीक है, पार्टिकल पे, तो उसमें एक कंडीशन थी ओमेगा इज सेम, इनका जो ओमेगा होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इस
चीज़ से, इस कंडीशन से हम इस जो कोहेरेंट सोर्सेज है या जो कोहेरेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, कि मतलब उनकी जो फेज डिफरेंस होगी, जो आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं, उन लाइट सोर्सेज की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, उन वेव्स की फेज डिफरेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। उसको हमने क्या कहा था, कोहेरेंट। ठीक है, तो हम जो लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं, उन लाइट सोर्सेज, वो लाइट सोर्सेज क्या होने चाहिए, उनकी फेज डिफरेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि वो कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए। ठीक है, वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको मैंने कहा था कि ओमेगा इज सेम। ठीक है, तो ओमेगा कब सेम होगा, ठीक है, आपको मैंने कहा था कि ओमेगा जो है वो सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जो हमने इक्वेशन यूज की थी फर्स्ट वेव के लिए, वो क्या थी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1। ठीक है, और दूसरे के लिए हमने क्या यूज की थी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। इस कंडीशन, इसमें आप देख लें, इन इक्वेशन में ओमेगा जो है वो क्या है, सेम है। ओमेगा इससे भी है, ओमेगा इससे भी है, मतलब यहाँ पे ओमेगा जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम यूज करके इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए। ठीक है, तो ओमेगा इज सेम इन दोनों में। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस ये होता है कि आप इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर लें, इनका जो फेज है इन दोनों को आप माइनस कर लें एक दूसरे से। ठीक है, तो उससे हमारे पास फेज डिफरेंस जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि लेट कि यहाँ पे जो इनका ओमेगा है वो क्या है, डिफरेंट है। लेट इनका जो ओमेगा है वो क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों इक्वेशंस में आप देख लें, ओमेगा यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या कहा कि मैं सपोज कर देता हूँ कि लेट ओमेगा इज डिफरेंट, कि इनका जो ओमेगा है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, A1 साइन ओमेगा 1 टी प्लस KX1। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, A2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस KX2। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा है कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, कि जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, जो लाइट सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, वो कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब उनकी जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जो वेव्स उसमें से प्रोड्यूस हो रही है, उन वेव्स की जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होने चाहिए। उस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि ओमेगा हमारे पास इन इक्वेशंस में सेम है। ठीक है, फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि लेट ओमेगा भी डिफरेंट, इन ओमेगा को हम डिफरेंट कर देते हैं। लेट सपोज कि ये ओमेगा जो है ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया ओमेगा टी, ओमेगा 1 टी, दूसरे का हो क्या हो गया, ओमेगा 2 टी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस को हम किस तरह फाइंड कर देते हैं, पाई को, इन दोनों फेज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे हम फेज डिफरेंस को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इस फेज डिफरेंस से इसको माइनस कर देते हैं, तो ओमेगा 2 टी प्लस KX1 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस KX1। ठीक है, तो ये तो दोनों माइनस होंगे, तो ये क्या होगा, ओमेगा 2 टी प्लस KX1 माइनस ओमेगा 1 टी माइनस KX1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, टी यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी है, टी को कॉमन लें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी, और यहाँ पे के, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, तो के को कॉमन ले तो प्लस KX2 माइनस X1। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस KX2 माइनस X1। ठीक है, हमारे पास जब हमने इन दोनों को डिफरेंस रखा था तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या आया था, पाई। पाई हमारे पास आया था उस केस में KX2 माइनस X1। ठीक है, ये टर्म सिर्फ आया था। अब आप देखें, जब हमने ओमेगा को सेम कर दिया तो हमारे पास क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। इसका मतलब क्या है कि ये फेज डिफरेंस जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आपको एम्पलीट्यूड की इक्वेशन याद हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था, AR स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। यहाँ पे ये पाई क्या था, फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, जब हमने ओमेगा को डिफरेंस रखा है, ठीक है, जब ओमेगा को हमने डिफरेंट रखा है दोनों वेव्स के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, पाई इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी प्लस के एक्स टू एक्स प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि फेज डिफरेंस अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे आप देखें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड होने का मतलब क्या है, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब पाई पे डिपेंड करेगा, पाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पाई पे डिपेंड कर रहा है, पाई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी पाई पे डिपेंड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है, अगर कोई लाइट जो है वो आपके साथ ब्राइट, अगर एक जगह पे आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, ठीक है, अगर किसी जगह पे लाइट जो है वो ब्राइट आ रही है, ठीक है, तो अगर आप इसको कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वहां पर डार्कनेस होगी। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जिस जगह पे ब्राइटनेस होती है उस जगह पे हमेशा ब्राइटनेस ही रहेगी किसी लाइट की वजह से, और जिस जगह पे डार्क होती है उस जगह पे हमेशा डार्क ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिस जगह पे ब्राइटनेस थी स्टार्ट में, उसमें बाद में अगर आप देखेंगे कुछ टाइम बाद तो वहाँ पे डार्कनेस होगी। जिस जगह पे डार्कनेस थी, उस जगह को आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वहाँ पे ब्राइटनेस आ जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड चेंज होने का मतलब यह है कि अगर लाइट की एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट की एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रही है। मतलब यह है कि जिस जगह पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे थे तो उस जगह को अगर आप थोड़ी टाइम बाद देखेंगे तो वहाँ पे डार्क होगी, और जिस जगह पे डार्क थी तो वहाँ पे ब्राइट होगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो जिस जगह पे ब्राइट है थोड़े टाइम बाद वहाँ पे डार्क होगी, ठीक है, या जिस जगह पे डार्क है थोड़े टाइम बाद वहाँ पे ब्राइट होगी, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। जिस जगह पे डार्क होता है, जिस जगह पे ब्राइटनेस होती है वहाँ पे हमेशा ब्राइटनेस रहनी चाहिए, जिस जगह पे डार्कनेस होती है उस जगह पे हमेशा डार्कनेस रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास पाथ फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब फेज डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आप फेज डिफरेंस को किसी भी टाइम पे जाके देख लें तो वो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इनिशियली जो फेज डिफरेंस होगा वो फाइनल में भी फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वही समझ आ गई होगी कि हमने फेज डिफरेंस को कांस्टेंट क्यों लेना है, ठीक है। वो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास एक सोर्स है, उसमें से कुछ वेव्स निकल रही है, ठीक है। दूसरा एक सोर्स है, उसमें से कुछ वेव्स निकल रही है, जिसका जो फेस है वो पाई 1 है, इसका जो फेस है पाई 2 है। अगर इनिशियली हम इन दोनों का फेस डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, पाई 2 माइनस पाई 1, ठीक है। तो अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि किसी भी टाइम पे अगर मैं चला जाऊँ, ठीक है, किसी भी टाइम पे इस पॉइंट पे मैं फेस डिफरेंस को फाइंड करना चाहूँ तो वो फेस डिफरेंस हमेशा पाई 2 माइनस पाई 1 होने चाहिए, मतलब फेस डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। और ये कंडीशन होती है इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंटरफेरेंस फिनोमेना होगी तो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आप देखें हमारे पास इंटरफेरेंस हो रही थी तो वहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा था। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड जो है वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, ये होती है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर हमारे पास फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर गई,
ठीक है। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो गई तो इसका मतलब होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब यह है कि एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होगी। तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि, ठीक है, ये कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में आता है कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस हो वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस में आता है कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने सपोज किया था कि लेट सपोज हमारे पास जो ओमेगा है वो डिफरेंस हो गया, ठीक है, ओमेगा 1t और ओमेगा 2t। तो उसका जो फेज डिफरेंस आ रहा था वो फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, और दूसरा लिखेंगे ओमेगा a2 साइन ओमेगा 2t प्लस के एक्स टू। मतलब ओमेगा जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर ओमेगा को हम सेम कर देंगे तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो जाएगी। फिर फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस पर टाइम पे डिपेंड कर जाएगी, ठीक है। जब फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड कर गई है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होने के लिए ये ज़रूरी है कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड ना करे, फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ओमेगा जो है ये इंटरफेरेंस में हमेशा सेम रहना चाहिए, और इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट, ठीक है। इसका जो सेकंड कंडीशन है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस में सेकंड कंडीशन क्या है, इसका जो सेकंड कंडीशन है कि द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, कि जो सोर्स ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हैं वो सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, ठीक है। द सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। जो सोर्सेस ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से वेव्स निकल रही हैं, वो सोर्सेस ऑफ लाइट हमेशा मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप समझते हैं कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम वेवलेंथ, कि जो आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं उन दोनों लाइट सोर्सेज की वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो रहा है तो इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो सोर्सेज ऑफ लाइट आप यूज़ कर रहे हैं वो सोर्सेज ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इन दोनों से जो वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, या जो दोनों लाइट सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, इन दोनों से जो वेव्स निकल रही है इनकी जो वेवलेंथ होगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ है ये सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास जो इंटरफेरेंस है उस इंटरफेरेंस का फिनोमेना हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस है, कंडीशन सेकंड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या है कि द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, कि मतलब जो लाइट सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर दो लाइट सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं और उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम नहीं होगी, ठीक है, तो हमारे पास इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि आप जो लाइट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि आप दो लाइट सोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक की वेवलेंथ जो है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो सेकंड की वेवलेंथ जो है वो भी 2 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो आप जो सेकंड सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो भी वही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट सोर्सेज आप यूज़ करेंगे वो लाइट सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब उनकी जो वेवलेंथ होगी दोनों लाइट सोर्सेज की उनकी वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो होगा, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए, ठीक है। आपको मैंने क्या स्टार्ट किया था, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो जो से फर्स्ट कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ी थी वो क्या थी, कोहेरेंट की, ठीक है, कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक की, कि द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट का मतलब यह है कि उनकी फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब यह है कि आपने जो दो लाइट सोर्सेज यूज किए उनकी वेवलेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है।
लैम्डा उनका सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोहेरेंट हो, सेकंड कंडीशन है कि मोनोक्रोमेटिक हो, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि द सोर्सेज मस्ट प्लेस क्लोज टू ईच अदर, कि आप जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं वो दो सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो एक दूसरे के करीब होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस करना है तो आप जो लाइट सोर्सेज यूज़ करेंगे वो दो लाइट सोर्सेज जो है वो एक दूसरे के करीब आप उसको रखेंगे, मतलब उनके जो दरमियान जो फासला है वो फासला जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो द सोर्सेज मस्ट प्लेस क्लोज टू ईच अदर, जो आप दो लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो सोर्सेज ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हैं दो लाइट सोर्सेज, ठीक है, वो लाइट सोर्सेज जो है वो दोनों एक दूसरे के करीब होने चाहिए, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन थी इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के यही कंडीशन होते हैं, ठीक है, तीन कंडीशन इंटरफेरेंस के हैं, ठीक है। क्या पढ़ा है हमने, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए तीन कंडीशन होती है, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, द सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, और जो आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं वो दोनों लाइट सोर्सेज जो है वो दोनों एक दूसरे के करीब होनी चाहिए, ठीक है। ये थे कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होने के लिए ये तीन कंडीशन जो है ये होनी चाहिए, ठीक है।